गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इन दिस वीडियो वी विल सी राइट टू फ्रीडम। हम लोगों ने जैसा स्टार्ट किया था पिछली वीडियो में राइट टू इक्वालिटी हम लोगों ने कंप्लीट किया है। इस वीडियो में हम लोग राइट टू इक्वालिटी के कुछ एक्सेप्शंस और राइट टू फ्रीडम देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सेप्शंस ऑफ राइट टू इक्वालिटी। एक्सेप्शंस क्या क्या है? एक्सेप्शंस में देखें तो हम लोगों ने क्या देखा था, आर्टिकल 14 में जो बात कही गई है वो बोला गया है कि कानून के समक्ष सभी इक्वल हैं, सभी को समान संरक्षण प्राप्त, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो यहां जो हम लोगों ने देखा है इसमें कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं, और वो कौन कौन सा एक्सेप्शन है? तो एक तो है आर्टिकल, ध्यान रखना है ये 3-4 एक्सेप्शंस हैं। आर्टिकल 361 के तहत कुछ एक्सेप्शन है, आर्टिकल 361 ए के तहत कुछ एक्सेप्शंस हैं, आर्टिकल 194 के तहत और 105 एक और एक्सेप्शन है, पर वो हम लोग जब डिटेल में देखेंगे फंडामेंटल राइट्स तब हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग से बीएड के नजरिए से देख रहे हैं तो इतना काफी। तो 361 में क्या बोला गया? 361 में बात कही गई है कि जो प्रेसिडेंट है या गवर्नर, प्रेसिडेंट या गवर्नर, जब तक प्रेसिडेंट या गवर्नर अपने पोस्ट पर है, जब तक उनका टेन्योर या ड्यूरेशन खत्म नहीं हो जाता है, तब तक ये जो भी काम करेंगे उस काम के लिए ये आंसरेबल नहीं, आंसरेबल नहीं, पहला चीज। दूसरी बात क्या कि जब तक ये पद पे है तब तक इनमें न तो क्रिमिनल और ना ही सिविल किसी भी तरह का मामला प्रोसीड नहीं किया जा सकता, किसी भी तरह के मामले का की शुरुआत नहीं की जा सकती, ये बातें कही गई। उसी तरह से 361 ए में क्या बोला गया है? तो जो पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में जो भी एक्टिविटीज होती हैं, जो भी काम होते हैं, जो भी कार्यवाहियां होती हैं, उसका अगर कोई भी पर्सन अगर उसको न्यूज में या न्यूज में या प्रिंट मीडिया में अगर उसको छापता है तो उस पर्सन के अगेंस्ट में किसी भी तरह का ना तो सिविल और ना ही क्रिमिनल किसी भी तरह का मुकदमा या कार्यवाही नहीं हो सकती। 361 में प्रेसिडेंट और गवर्नर के बारे में बात कही गई। 361 ए के तहत किसी पर्सन की बात कही गई है, एडिटर कह लें, संपादक कह लें, ये बात कही गई। इसी तरह 194 में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो भी होते हैं, अगर वे पार्लियामेंट में किसी भी तरह का वोटिंग या अपना मत रखते हैं या कोई भी कार्रवाई करते हैं तो उन पर भी किसी भी तरह का प्रोसीडिंग्स नहीं किया जा सकता, प्रोसीडिंग्स एप्लीकेबल नहीं होंगे। इसलिए कभी कभी देखते होंगे कि 194 के तहत जो इनको स्पेशल स्टेटस दिया गया, दर्जा दिया गया है, उसके तहत हम लोग देखते हैं क्या कि कभी कभी संसद बैठती है और बिना किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी के ही स्थगित कर दिया जाता है, तो इसके लिए कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। सेम जैसा एमपीज को प्राप्त है अधिकार, उसी तरह से 105 के तहत, 105 के तहत एमएलएज को भी यही अधिकार मिला हुआ है कि एमएलएज जो भी एक्टिविटी करेंगे स्टेट लेजिस्लेचर में, राज्य विधानसभाओं में, उसके लिए कोई भी प्रोसीडिंग्स नहीं किया जा सकता, ना ही सिविल और ना ही क्रिमिनल, किसी भी तरह का नहीं, सिविल भी नहीं और क्रिमिनल भी। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं आर्टिकल 14 की, जिसके तहत एमपीज को, एमएलएज को, प्रेसिडेंट और गवर्नर और कोई भी एडिटर कह लें, संपादक कह लें, उनको ये कुछ कुछ खास या विशेष अधिकार प्राप्त है। आर्टिकल 15 में हम लोगों ने देखा था
आर्टिकल 15 में देखा था कि स्टेट या कोई भी इंडिविजुअल किस आधार पे, तो रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इसके आधार पे किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर सकता है। भेदभाव मीन्स किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। लेकिन अगर राज्य चाहे तो महिलाओं के लिए या बच्चों के लिए या कह लो आप जो वीकर सेक्शन है या पिछड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए राज्य आरक्षण की व्यवस्था, रिजर्वेशन की व्यवस्था कर सकता है। मैंने क्या बोला? तो जो बच्चे हैं इसके तहत पहली चीज कह दी गई थी कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है, भेदभाव नहीं किया जा सकता है। बट स्टेट चाहे तो रिजर्वेशन का प्रोविजन कर सकता है, रिजर्वेशन दे सकता है। किनको? तो ध्यान रखना है 3 कैटेगरीज किनको, तो वुमेन, महिलाओं को, प्लस इसी में आ जाएंगे चिल्ड्रन। बच्चों के लिए रिजर्वेशन कर सकता है, सीटों को रिजर्व किया जा सकता है। या फिर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग या कमजोर वर्ग जो है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी राज्य जो है, स्टेट चाहे तो रिजर्वेशन कर सकता है। या फिर जो सोशली कहने प्लस इकोनॉमिकली, सोशली और इकोनॉमिकली जो पिछड़े हुए जो बैकवर्ड क्लास है, बैकवर्ड क्लास, इनके लिए भी राज्य क्या कर सकता है? तो बैकवर्ड क्लास के लिए भी राज्य रिजर्वेशन की सुविधा कर सकता है, ला सकता है। कहां पे? तो ये जो रिजर्वेशन की बात कही गई है, ये रिजर्वेशन कहां पे? तो जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन किया जा सकता है स्टेट के द्वारा इन लोगों के लिए, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, प्राइवेट ओन हो या फिर गवर्नमेंट, किसी भी तरह का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, दोनों में ही रिजर्वेशन की बात कही गई है और कर सकता है स्टेट अगर चाहे तो। इससे किसी भी तरह का फंडामेंटल राइट्स में वायलेशन नहीं माना जाएगा इस तरह के एक्टिविटीज को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आर्टिकल 16 में हम लोगों ने देखा था कि जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी है वो सभी के लिए इक्वल रहेगा। एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटी दी गई है वो सभी के लिए इक्वल रहेगा, लेकिन अगर राज्य चाहे तो एम्प्लॉयमेंट में भी छूट दे सकते, रिजर्वेशन दिया जा सकता है। क्या बोला मैंने? आर्टिकल 16 में बोला गया था कि वही सेम ग्राउंड तो सेम ही रहेगा, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इन सब के आधार पर आप किसी भी व्यक्ति को नहीं, सिटीजन को 15 और 16 ये 2 आर्टिकल हैं जो सिर्फ इंडियन सिटीजन को ही मिले हुए हैं। सिटीजन्स जो है इंडियन सिटीजन, तो ये भी केवल इंडियन सिटीजन को ही मिले हुए हैं। और ये सिटीजन के साथ हम लोग इस आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन अगर राज्य चाहे तो राज्य रिजर्वेशन की व्यवस्था कर सकता है, रिजर्वेशन की व्यवस्था करी जा सकती है। अगर राज्य ऐसा चाहे तो रिजर्वेशन की व्यवस्था की जा सकती है, स्टेट के द्वारा की जा सकती है। किनके लिए रिजर्वेशन? तो बीसी जो है, जो पिछड़े हुए हैं, बैकवर्ड क्लास जिसको हम लोग कहते हैं, बैकवर्ड क्लास के लिए, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस, स्टेट चाहे तो ईडब्ल्यूएस के लिए 10% का आरक्षण कर सकती है। उसी तरह से बैकवर्ड क्लास के लिए तो ध्यान रखना है कि जो
एक कमिटी बनाई गई थी 1979 में, बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया गया था, बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया गया था, बैकवर्ड क्लास कमीशन। और ये जो बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया गया था, ये किसके नेतृत्व में बनाया गया था? तो ये बीपी मंडल के नेतृत्व में बनाया गया था, बीपी मंडल। तो चूंकि बीपी मंडल इसके अध्यक्ष थे, तो इसी बैकवर्ड क्लास कमीशन को नाम दे दिया जाता है मंडल कमीशन। और ये जो मंडल कमीशन था, ये जो मंडल कमीशन बनाया गया था, इस मंडल कमीशन ने रिकमेंड किया कि बैकवर्ड क्लास को कितना % आरक्षण दी जाए? तो 27% आरक्षण दी जाए। तो ये सब कुछ एक्सेप्शंस थे। उसी तरह से हम लोगों ने देखा था आर्टिकल 17 में था अनटचेबिलिटी, उसमें कोई एक्सेप्शन वैसा डिटेल नहीं दिया गया है, बताया गया है। लेकिन आर्टिकल 18 में जो बातें कही गई हैं, एबॉलिशमेंट ऑफ टाइटल्स, आर्टिकल 18 में बोला गया था कि आप टाइटल्स को नहीं धारण कर सकते हैं, टाइटल जो है वो नहीं ले सकते, जैसे नायब सूबेदार, सॉरी, जैसे कि नवाब साहब, इस टाइप का जो पहले टाइटल दिया जाता था, वे टाइटल के एबॉलिशमेंट की बात करती है, टाइटल्स के एबॉलिशमेंट, समाप्ति की बात करती है। लेकिन इसमें क्या एक्सेप्शन है? तो इसमें एक्सेप्शन है कि दो क्षेत्र, दो सेक्टर को छोड़ के, एक तो एकेडमिक और दूसरा मिलिट्री। एकेडमिक जैसे हम लोग नाम सुने ही होंगे या जानते हैं, जैसे कि जब पीएचडी कर लेते हैं तो उसके बाद हम लोग लगाते हैं, जैसे डॉक्टर पुष्पा सिंह। तो यहाँ ये जो डॉक्टर लगा है वो लगा सकते हैं। या मिलिट्री में जैसे कि मेजर यश। तो इस टाइप का जो भी टाइटल हम लोग लगाते हैं, इस टाइप का ये जो टाइटल लगाते हैं, ये वैलिड है। एकेडमिक टाइटल यूज किया जा सकता है और मिलिट्री वाला टाइटल भी यूज किया जा सकता है, जैसे कर्नल कुमार। तो इस तरह का ये सब जो टाइटल है ये यूज किया जा सकता है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस थे आर्टिकल 14 के, जो हम लोगों ने आर्टिकल 14 टू 18 में जो एक्सेप्शंस थे उसको हम लोगों ने देखा। आई होप कि आपको क्लियर हो रही होंगी कि हम लोगों ने क्या क्या चीजें अब तक देखी। एक्सेप्शंस जो दिया गया था किसमें? तो राइट टू इक्वालिटी में, उसके एक्सेप्शंस को अभी हम लोगों ने देखा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे राइट टू फ्रीडम, जिसमें टोटल 4 आर्टिकल्स शामिल किए गए हैं। राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम में अगर हम लोग देखें तो इसमें टोटल 4 आर्टिकल्स हैं, 90, 20, 21 और 22। राइट टू फ्रीडम की बात करें तो इसमें टोटल 4 आर्टिकल्स हम लोगों को देखने हैं। और ये जो 4 आर्टिकल्स है, ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जो जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन इससे रहते ही, तो ध्यान से देखना है और समझने का प्रयास करना। इसमें सबसे पहला आर्टिकल हम लोग जो देखेंगे वो है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में क्या बोला गया, 19 में क्या बोला गया? तो आर्टिकल 19 में टोटल 6 आर्टिकल अभी करंटली है। 1978 में एक 7वां आर्टिकल भी था इसमें, और जिसे हटा दिया गया है, तो अभी करंटली इसमें 6 आर्टिकल्स हैं। कौन कौन से? तो 19(1), इसमें हम लोगों को क्या देखना है? इसमें है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम किस चीज का? तो ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन,
19(1) में क्या बोला गया है? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मीन्स हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं 19(1) के तहत। उसी तरह से 19(2) इस आर्टिकल में क्या बोला गया है? तो इसमें बोला गया है राइट टू असेंबल, व्हाट? राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। मतलब हम लोग सभा बना सकते हैं शांतिपूर्वक और बिना किसी हथियार के यूज किए। उसी तरह से 19(3) इसमें क्या बोला गया है? राइट टू 19(3) में बोला गया है राइट टू एसोसिएशन, सॉरी, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन या यूनियन या कह ले कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। राइट टू फ्रीडम के तहत हम लोग देख रहे हैं आर्टिकल 19, और आर्टिकल 19 में टोटल 6 आर्टिकल शामिल किए गए हैं, जिसमें आर्टिकल 1 में कहा गया 19(1) में राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, 19(2) में कहा गया राइट टू असेंबल पीसफुल एंड विदाउट आर्म्स, 19(3) में कहा गया राइट टू फॉर्म एसोसिएशन या यूनियन या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी। ध्यान रखेंगे ये कोऑपरेटिव सोसाइटी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आगे भी जिक्र आएगा। उसी तरह से 19(4) में क्या कहा गया है? राइट टू मूव, राइट टू मूव कहां? तो फ्रीली थ्रूआउट TOI, TOI ना लिख के थ्रू आउट टेरिटरी ऑफ इंडिया पूरा लिख देते हैं, टेरिटरी ऑफ इंडिया मीन्स इंडिया के किसी भी भूभाग में फ्रीली ट्रैवल करने का, मूव करने का, जाने का, घूमने फिरने की आजादी। इसी तरह से 19(5) में क्या? तो राइट टू रिसाइड या शेल्टर, शेल्टर, राइट टू रिसाइड या शेल्टर कहां? तो एनीवेयर, कहीं भी, एनी पार्ट ऑफ वही सेम टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के किसी भी भूभाग में, भारत के किसी भी भूभाग में आप निवास कर सकते हैं या रह सकते हैं, आश्रय ले सकते हैं, किसी भी भूभाग, ध्यान रखना है। और एक लास्ट जो है 19(6), इसमें क्या बोला गया है? तो इसमें है राइट टू प्रैक्टिस, किस चीज की प्रैक्टिस? राइट टू प्रैक्टिस, किस चीज की प्रैक्टिस? तो आप जो भी ऑक्यूपेशन करना चाहते हैं, जो भी ऑक्यूपेशन करना चाहते हैं, या जो भी ट्रेड करना चाहते हैं, या जो भी बिजनेस करना चाहते हैं, या फिर कोई भी नौकरी, पेशा, व्यवसाय जो भी आप चुनना चाहते हैं, उसकी आजादी 19(6) के तहत हम लोगों को दी गई है, टू प्रैक्टिस एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। तो इस तरह 19 आर्टिकल जो है वो अपने आप में 6 आर्टिकल्स को समाहित किए हुए हैं, जिसमें अलग अलग से आर्टिकल्स हैं, उनका अलग अलग इंपॉर्टेंस है। ध्यान रखना है ये जितने भी आर्टिकल्स हैं यहाँ पे सभी में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लागू होते हैं। मीन्स रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस मीन्स कि हम लोगों को जैसे यहाँ पे बोला गया है
कि किसी भी पार्ट में हम लोग मूव कर सकते हैं, घूम सकते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग कोई भी जैसे कैंटोनमेंट एरिया होता है या आर्मी का जो कैंटोनमेंट होता है एयरफोर्स में भी, या इसरो का जो ऑफिस होगा वहां पे हम लोग फ्रीली मूव कर सकें, ऐसा नहीं है। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं और ये सभी आर्टिकल के साथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने आर्टिकल 19 को कंप्लीट किया है। थोड़ा सा देख लेते हैं आर्टिकल 20 में क्या बोला गया। तो नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 20। 20 में क्या बोला गया है? तो 20 एक्चुअली प्रोटेक्शन ग्रांट करता है। 20, 21 और 22 देखेंगे तो जिसमें 20 और 22 ये दोनों प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। किनको? पर्सन को। क्या करता है ये? तो ये ग्रांट करता है। आर्टिकल 20 क्या करता है? तो ग्रांट प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन ग्रांट करता है। अब यहां बात आती है कि ये आर्टिकल 20 किसको प्रोटेक्शन ग्रांट करता है और किसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन? तो किसके अगेंस्ट? तो आर्बिट्ररी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट ये ग्रांट करता है। आर्बिट्ररी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट के अगेंस्ट। आर्बिट्ररी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट के अगेंस्ट मतलब आर्बिट्ररी मतलब ऐच्छिक और एक्सेसिव पनिशमेंट के अगेंस्ट किसको? तो टू कोई भी जो एक्यूज्ड पर्सन है, टू एनी एक्यूज्ड पर्सन। मतलब यदि कोई एक्यूज्ड पर्सन है, अभियुक्त जिसको कहते हैं, कोई भी ऑफेंस हो गया, उससे गलती हो गया, उसका अभियुक्त या दोषी जो होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है कौन? आर्टिकल 20। इसके तहत क्या बोला गया? तो ये ग्रांट करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट टू एक्यूज्ड पर्सन। पर्सन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। यहां ध्यान से देखना है कि पर्सन की बात करी गई है। पर्सन मीन्स दोनों इसमें शामिल हो सकते हैं। मीन्स जो इंडियन सिटीजन होंगे, इंडियन सिटीजन जो होंगे वे भी शामिल हो जाएंगे और जो फॉरेनर होंगे, फॉरेनर, ये भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा क्योंकि पर्सन की बात करी गई है। लेकिन आर्टिकल 19 में ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को ही प्राप्त है। इंडियन सिटीजन को ही प्राप्त है। मीन्स कोई भी फॉरेनर आर्टिकल 19 का यूज नहीं कर सकता। लेकिन आर्टिकल 20 तो इंडियन सिटीजन भी यूज कर सकते हैं और कोई भी फॉरेनर भी यूज कर सकता है। और इसी आर्टिकल 20 के तहत तीन चीजों को हम लोगों को ध्यान रखना है और वो तीन चीजें क्या हैं? तो काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला जो यहां हम लोगों को देखना है, जिसे हम लोग कहते हैं नो एक्स फैक्टो लॉ। नो एक्स फैक्टो लॉ ये क्या होता है? तीन चीजें कौन कौन सी चीजें हम लोगों को देखनी है आर्टिकल 20 के तहत? तो पहला तो हो जाएगा नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। पहला चीज ये हम लोगों को इंपॉर्टेंट रूप से देखना है। दूसरा, नो डबल जियोपार्डी। नो डबल जियोपार्डी। और तीसरा, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इंक्रिमिनेशन मीन्स इसका हिंदी स्व अभिशंसन। स्व अभिशंसन, नो मतलब नहीं, स्व अभिशंसन नहीं। नो जियोपार्डी अगर देखें तो दोहरी क्षति नहीं, ये कह सकते हैं हम लोग।
दोहरी क्षति नहीं। और उसी तरह से नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ को अगर देखें तो यहां कह सकते हैं कोई पूर्व पद प्रभावी कानून नहीं, कोई पूर्व पद प्रभावी कानून नहीं। चलिए अब समझने का प्रयास करते हैं ये क्या चीजें कही गई हैं। तीन, ये जो सब टॉपिक्स जो आ गए हैं ये तीन, ये है क्या। आर्टिकल 20 के तहत किसी भी पर्सन को आर्बिट्ररी या एक्सेसिव पनिशमेंट से प्रोटेक्शन मिलता है। इसके तहत है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, मतलब सपोज कोई पर्सन है जिससे कोई हीनियस क्राइम हो गया, सपोज मर्डर हो गया, और अभी सपोज अभी जिस टाइम ये वीडियो शूट हो रहा है उस टाइम की घटना है। अगर सपोज कोई पर्सन है उससे मर्डर हो गया और अभी के कानून में मर्डर के लिए मैक्सिमम जो पनिशमेंट है वह है 14 साल, 14 इयर्स। तो उस व्यक्ति को जिसने अभी मर्डर किया है उसको 14 साल की जेल हो जाएगी। लेकिन आज रात के बाद से कानून चेंज हो जाएगा और मर्डर के लिए सीधा सीधी फांसी दे दी जाएगी, ये कानून हो गया। तो अगर अभी जो मर्डर हुआ उसकी सुनवाई अगर हम लोग कल या परसों करें तो उसके अकॉर्डिंग क्या उस व्यक्ति को फांसी दी जाएगी? तो नहीं। क्यों? क्योंकि जिस वक्त ये घटना हुई, जिस वक्त मर्डर हुआ, उस वक्त कानून में ये लिखा था कि उसे 14 वर्ष की सजा होनी है। लेकिन वो इंसिडेंट हो जाने के कुछ दिन बाद, 1-2 दिन के बाद अगर कानून बदल गया कि नहीं फांसी होनी है, तो उस घटना के समय जो कानून था वही कानून एप्लीकेबल होगा। पहला चीज, जो घटना या जो इंसिडेंट, जो क्राइम जिस वक्त हुआ उस समय जो कानून था, लॉ था, उसी के अकॉर्डिंग उसे पनिशमेंट दी जाएगी। इंसिडेंट होने के बाद कानून चेंज हो गया तो बाद वाला पनिशमेंट नहीं एप्लीकेबल होगा, पहले ही वाला ही। दूसरी बात, अगर उसे कोई पेनल्टी पे करना है, जैसे कि सपोज छोटा सा एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में किसी को चोट आ गई और उसे पेनल्टी मान लीजिए कि कानून के द्वारा तय किया गया कि 10,000 दिया जाना है, और बाद में फिर से कल सपोज नेक्स्ट डे कानून बदल गया कि अगर छोटा सा भी चोट लगता है तो भी उन्हें 3 वर्ष की जेल जाना पड़ेगा, 3 वर्ष के लिए जेल जाना पड़ेगा। तो जिस वक्त वो एक्सीडेंट हुआ छोटा सा, उस वक्त जो पेनल्टी थी, जितना रुपया पे करना होता, वही कानून एप्लीकेबल होगा, कानून चेंज नहीं होगा। तो इसका नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब यही है, जिस वक्त जो घटना हुई उसके लिए जो कानून थे वही एप्लीकेबल होंगे, उसमें संशोधन किया गया कानून एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरी बात, नो डबल जियोपार्डी मीन्स दोहरी क्षति नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? दोहरी क्षति नहीं यहां पे हो गया जैसे कि सपोज कोई व्यक्ति है जिसने एक मर्डर कर दिया और अब से कानून हो गया कि उसे 14 साल की सजा होगी या फांसी दे दी जाएगी। तो चाहे एक मर्डर करे या एक से ज्यादा, पनिशमेंट उसको उसी क्राइम के लिए दी जाएगी। सपोज कोई व्यक्ति है जिसने 2 व्यक्तियों का मर्डर कर दिया, हत्या कर दी, तो उस केस में उसे 2 बार फांसी या 2 बार 14 साल की सजा, ऐसा प्रावधान नहीं है, उसे एक ही बार सजा होगी। इसीलिए यहां बोला गया नो डबल जियोपार्डी, दोबारा क्षति नहीं, एक पनिशमेंट, एक क्राइम के लिए एक ही पनिशमेंट दिया जा सकता है। तीसरा यहां पे क्या लिखा गया, तो नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब स्व अभिशंसन नहीं। मीन्स कोई क्राइम हुआ, उस क्राइम को लेकर के, मान लीजिए मैं अगर एक्यूज्ड हूं किसी क्राइम का, तो मुझ पर प्रेशर नहीं बनाया जाएगा कि मैं उस क्राइम को एक्सेप्ट करूं। मीन्स मैं खुद के प्रति गवाह नहीं बन सकता अपने लिए, खुद के लिए। मीन्स कोई जबरदस्ती भी पुलिस या कस्टडी में जब है तब मेरे से जबरदस्ती यह कबूल नहीं करवाया जा सकता कि यह गुनाह जो है या ये जो गलती है वो मैंने खुद ही किया है।
तो ये चीजें, इन तीन चीजों से प्रोटेक्ट करता है कौन? तो आर्टिकल 20। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा आर्टिकल 19 और 20। बेसिक अंतर क्या था? तो 19 जो थी आर्टिकल 19 आर्टिकल वो केवल और केवल इंडियन सिटीजन को मिला हुआ था, लेकिन 20 जो आर्टिकल है ये इंडियन सिटीजन के साथ साथ फॉरेनर को भी दिया गया है। अब ध्यान रखेंगे कुछ कुछ आर्टिकल्स जो हम लोग पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने देखा था, 15, 16, 19, 29 और 30, ये जो 5 फंडामेंटल राइट्स हैं, ये जो 5 फंडामेंटल राइट्स हैं ये प्योर सिर्फ इंडियन सिटीजन को ही मिले हुए हैं, सिर्फ इंडियन सिटीजन को ही मिले हुए हैं। तो इस तरह से 19 और 20 ये दो आर्टिकल हम लोगों ने देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 21 विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। 21 आर्टिकल में क्या बोला गया है? आर्टिकल 21 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट कह सकते हैं हम लोग, और ये डील क्या करता है? तो इसके तहत हम लोग क्या ये डिक्लेयर करता है? डिक्लेयर, आर्टिकल 21 डिक्लेयर्स दैट, क्या डिक्लेयर करता है? कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड। ये डिक्लेयर करता है कि कोई भी पर्सन, यहां फिर से एक वर्ड आया नो पर्सन, नो पर्सन, मैंने पर्सन की बात करी है, सिटीजन की नहीं। मीन्स आर्टिकल 21 जो है ये भी दोनों को ही मिले हुए हैं, मीन्स इंडियन सिटीजन को भी और जो फॉरेनर होंगे उनको भी, ये दोनों को ही मिले हुए हैं आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 के तहत क्या आ रहा है? नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड, शैल बी डिप्राइव्ड मीन्स किसी भी पर्सन को, किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जा सकता। किस चीज से वंचित नहीं किया जा सकता? तो ऑफ हिज लाइफ, डिप्राइव नहीं किया जा सकता। अरे किस चीज से? तो ऑफ हिज लाइफ, उसके जीवन से या कह सकते हैं पर्सनल लिबर्टी से, पर्सनल लिबर्टी। ध्यान रखना है यहां पे आर्टिकल 20 में बोला गया था, प्रोटेक्ट किया जा रहा था कि किसी को भी आर्बिट्ररी पनिशमेंट न दिया जाए। उसी तरह आर्टिकल 21 में डिक्लेयर किया गया है कि कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो इंडियन व्यक्ति हो या फॉरेनर हो, सॉरी इंडियन सिटीजन हो या फॉरेनर हो, तो कोई भी व्यक्ति हो, उनको हम लोग वंचित नहीं कर सकते उनके लाइफ से या फिर उनके पर्सनल लिबर्टी से हम लोग वंचित नहीं कर सकते। अब आप एज्यूम करें, चूंकि अभी हाल फिलहाल में कोरोना कंप्लीट खत्म हो गया है, तो कोरोना काल में आप एज्यूम करें एक सिचुएशन, सपोज हॉस्पिटल है एक, और उस हॉस्पिटल में एक बुजुर्ग जो है लगभग 90 to 95 ईयर्स ओल्ड वो भी हैं, और एक छोटे से बच्चे को लाया गया है जो लगभग 12 या 14 वर्ष का होगा, और दोनों को ही वेंटिलेटर की जरूरत है, मीन्स दोनों ही क्रिटिकल सिचुएशन में हैं। तो यहां पे ज्यादा जरूरी किसको बचाना है? उस छोटे से बच्चे को या उस बुजुर्ग व्यक्ति को? आई थिंक सभी को यही लग रहा हो उस छोटे से बच्चे को बचाना जरूरी है, और है भी, क्योंकि वो जो बुजुर्ग है वो पूरे लाइफ तो लगभग अपना तो जी ही चुके हैं। तो यहां क्या उस बुजुर्ग को इच्छा मृत्यु मिल सकती है? क्या उसे मारा जा सकता है स्टेट के द्वारा? क्योंकि इसके तहत तो यहाँ पे साफ साफ कह दिया गया कि किसी को भी डिप्राइव नहीं किया जा सकता उसके लाइफ से या उसके पर्सनल लिबर्टी से। तो क्या उस बुजुर्ग व्यक्ति को मारा जा सकता है या उसको इच्छा मृत्यु का अधिकार है? तो ये तभी पॉसिबल होगा, ये जो चीजें हैं इसके आगे ये भी लिखा गया है, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीड्योर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ये तभी हो सकता है एक ही सिचुएशन में। कब? एक्सेप्ट, एक ही कंडीशन में। कब?
तो अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर established बाय लॉ, मतलब विधि द्वारा स्थापित कानून के तहत, विधि द्वारा स्थापित कानून के तहत ही हम लोग किसी भी व्यक्ति के लाइफ को छीन सकते हैं या फिर उसे इच्छा मृत्यु दिया जा सकता है। विधि द्वारा स्थापित कानून, विधि मीन्स कानून बनाकर हम उस व्यक्ति के, वो जो बुजुर्ग व्यक्ति जो अभी मैंने एग्जांपल में लिया था कि 95 इयर्स ओल्ड के हैं, तो उस बुजुर्ग व्यक्ति का लाइफ को हम लोग कैसे ले सकते हैं या राज्य कैसे उसको ले सकता है, तो कानून बनाकर, उसे कानून बनाकर के ही समाप्त किया जा सकता है। ये वर्ड आप ध्यान में रखेंगे, प्रोसीड्योर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, क्योंकि इसी आर्टिकल 21 में एक और वर्ड आएगा जिसे हम लोग सिंपल कह देते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीड्योर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, इन दोनों में बहुत अंतर है। क्या बेसिक अंतर है हम लोग किसी और लेक्चर में देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। बट फिलहाल यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि आर्टिकल 21 के तहत बोला गया है कि किसी भी पर्सन को आप वंचित नहीं कर सकते हैं उसके लाइफ से या पर्सनल लिबर्टी से। ये तभी किया जा सकता है जब कानून बना करके ही ऐसा किया जा सकता है। तो ये चीजें हैं। आर्टिकल 21 में बहुत सारी राइट्स दिए गए हैं, जैसे राइट टू प्राइवेसी, इसी में जिक्र मिलेगा। फिर राइट टू स्लीप, राइट टू अपॉर्चुनिटी, राइट टू फ्री लीगल एड, राइट टू फेयर ट्रायल। तो ये सब कुछ चीजें, इवन राइट टू मैरिज। तो बहुत सारा जो अधिकार है वो आर्टिकल 21 में शामिल किया गया है। और सेम जैसा कि मैंने बोला आर्टिकल 21 भी सिटीजन और फॉरेनर दोनों को ही मिले हुए हैं, सिटीजन और फॉरेनर दोनों को ही मिले हुए हैं। एक बात और ध्यान रखना है कि जब कभी भी नेशनल इमरजेंसी लगता है, नेशनल इमरजेंसी, तो नेशनल इमरजेंसी में सारे के सारे जो बाह्य, जो एक्सटर्नल नेशनल इमरजेंसी, जो एक्सटर्नल रीजन की वजह से लगता है, उसमें सभी के सभी फंडामेंटल राइट्स को सीज किया जा सकता है एक्सेप्ट टू। कौन कौन? तो 20 एंड 21 मीन्स ये दो फंडामेंटल राइट्स हैं जिसे कभी भी प्रेसिडेंट के द्वारा सीज नहीं किया जा सकता। ये हमेशा ही अलाइव रहते हैं, हमेशा एप्लीकेबल रहते हैं, चाहे ये नेशनल इमरजेंसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हो, एक्सटर्नल रीजन की वजह से हो, या फिर इंटरनल रीजन की वजह से। तो आई होप कि आर्टिकल 21 आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे ये जो दो वर्ड है, प्रोसीड्योर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इन दोनों के बारे में हम लोग नेक्स्ट कभी वीडियो में देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 में क्या बोला गया? तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 22 ये दोनों ही प्रोटेक्ट करते हैं किनको? टू अ पर्सन। तो यहां पे आर्टिकल 22 में हम लोग लिख सकते हैं क्या करता है, तो ग्रांट करता है क्या? प्रोटेक्शन। अब ये प्रोटेक्शन ग्रांट करता है तो किस चीज से या किसके अगेंस्ट और किसको प्रोटेक्ट करता? तो टू अ पर्सन। अब फिर से यहां मैंने एक वर्ड लिखा, टू अ पर्सन मीन्स नॉट ओनली सिटीजन। पर्सन का मतलब ही हो गया कि
आर्टिकल 22 दोनों के लिए एप्लीकेबल हो गए। किसके किसके लिए? तो जो इंडियन सिटीजन है उनके लिए भी और जो फॉरेनर है उनके लिए भी, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल हो गया आर्टिकल 22। तो ये प्रोटेक्ट करता है टू अ पर्सन, कैसे पर्सन को? तो जो अरेस्ट या डिटेन किए जा चुके हैं, वैसे पर्सन हु आर अरेस्टेड या फिर डिटेन, अरेस्टेड या फिर डिटेन। आर्टिकल 22 के तहत हम लोगों ने देखा कि ये प्रोटेक्ट करता है कैसे पर्सन को, कैसे लोगों को? तो जो अरेस्ट हो चुके हैं या फिर जो डिटेन हो चुके हैं, अरेस्ट या डिटेन जो हो चुके हैं, उनको ये प्रोटेक्शन मिली हुई है आर्टिकल 22 के तहत। तो यहां ये जो वर्ड है डिटेंशन, तो ये डिटेन जो वर्ड है मतलब निवारण, निवारण कह सकते हैं इसको, नहीं निवारण नहीं, गिरफ्तारी, गिरफ्तारी इसको कह सकते हैं। अरेस्ट मतलब गिरफ्तार, गिरफ्तारी हम लोग कह सकते हैं। तो ये जो वर्ड है डिटेंशन, ये इस पे अगर फोकस करें तो दो तरह के होते हैं डिटेंस। एक को हम लोग कहते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन, प्यूनिटिव डिटेंशन, और एक को हम लोग कह देते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन और प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव मतलब सीधा सीधी दंडात्मक कह लो, दंडात्मक गिरफ्तारी कह सकते हैं, और प्रिवेंटिव मतलब हो गया निवारक गिरफ्तारी, निवारक। चलिए कोशिश करते हैं कि ये भी चीजें बेटर तरीके से आपको क्लियर हो पाए। आर्टिकल 22 के तहत बोला गया है कि कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो इंडियन सिटीजन हो या फॉरेनर हो, दोनों को ही ये आर्टिकल 22 का संरक्षण मिला हुआ है। और इसके तहत वे लोगों को प्रोटेक्शन दिया जाता है, या प्रोटेक्शन मिला हुआ है जो अरेस्ट हो चुके हैं या जिनको डिटेन किया जा चुका है। अब ये डिटेंशन जो है अपने आप में दो तरह के हो सकते हैं, प्यूनिटिव डिटेंशन या प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब सपोज कीजिए कोई व्यक्ति है जिसने कोई गलती की है, गलती हो गया, चोरी या डकैती या मर्डर, कोई भी गलती, कोई भी क्राइम हो गया, तो अब उसको उस क्राइम के लिए सजा दी जाएगी जो उस वक्त के कानून में मेंशन होगा। तो उस वक्त के कानून में जो भी सजा का प्रावधान होगा उसके तहत जो पनिशमेंट दी जाएगी उसे ही हम लोग क्या बोल देते हैं? प्यूनिटिव डिटेंशन। मीन्स एक तरह से जो पनिशमेंट दी जाती है, जो सेंटेंस दी जाती है, पनिशमेंट जो दी जाती है, तो उसके लिए मीन्स किसी पर्सन, ए नाम का जो पर्सन है, कोई पर्सन है जिसने क्राइम कर लिया है, अब उसको अरेस्ट किया जा रहा है, तो उसे हम लोग प्यूनिटिव डिटेंशन कहते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन। और प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है? तो सपोज कुछ ऐसा सिचुएशन बन गया जिससे मुझे लग रहा है कि मेरे सामने वाला जो व्यक्ति है वो अपने बगल वाले व्यक्ति की हत्या कर सकता है इन फ्यूचर, एक दो दिन में वो कुछ गलत काम करने वाला है। या सपोज मैं जब यहां बता रहा हूं तो बगल से आवाज आई कि उधर कहीं प्लान बन रहा है कि कहीं रॉबरी की जाए, तो मीन्स फ्यूचर में जस्ट कुछ दिन में ही वो घटना होने वाली है, तो घटना ना हो इससे रोकने के लिए उसको जो डिटेन किया जाता है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? प्रिवेंटिव डिटेंशन। जैसे हम लोग सिंपल सा यहाँ पे मान सकते हैं कि अभी जैसे न्यू ईयर है तो दो गुट के बीच क्लैश हो गया, झगड़ा हो गया, और दोनों गुट में एक एक ऐसे व्यक्ति थे जो जिनका पहुंच भी अच्छा था और वे मतलब थोड़े से गुंडा टाइप के लोग थे। तो पॉसिबिलिटी है कि जिसने मार खाया आज वो कल जाके उसकी हत्या कर सकता है, तो उसकी हत्या ना हो उससे पहले ही उसे डिटेन कर लेंगे। क्या करने के लिए? तो प्रिवेंट करने के लिए नेक्स्ट अगला दूसरे व्यक्ति को। तो ये हो गया प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो इस प्रकार से हम लोगों ने
प्यूनिटिव डिटेंशन क्या होता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, ये चीज हम लोगों ने देखा। तो फ्रीडम इस प्रकार अब तक हम लोगों ने कौन कौन से आर्टिकल देखे, आर्टिकल 19, 20, 21 और 22, ये दोनों आर्टिकल नेशनल इमरजेंसी के टाइम भी जीवित रहते हैं। मींस कि ऐसा हो कि प्रेसिडेंट फंडामेंटल राइट्स को क्या किए तो वापस ले लिया, तब भी ये दो आर्टिकल हैं जो हमेशा आपको मिले रहेंगे। सॉरी 20 और 21, ये दो आर्टिकल 20 और 21 प्लस ये जो आर्टिकल है, इन चार में से केवल ये आर्टिकल 19, तो सिर्फ यही जो है वो इंडियन सिटीजन को मिले हुए हैं, केवल इंडियन सिटीजन, ओनली इंडियन सिटीजन। और ये तीनों सभी को, ऑल पर्सन। तो इस तरह से हम लोगों ने आज के इस लेक्चर में राइट टू इक्वालिटी के क्या एक्सेप्शंस थे वो देखा, और फिर हम लोगों ने देखा राइट टू फ्रीडम। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।